उस किताब को जलाया नहीं जाना चाहिए था। किताबों को जलाकर विरोध करने की फासिस्ट प्रवृत्ति चाहे उधर हो या इधर हो, वो बराबर ही है। उसी तरह एक 2 साल बाद उन्होंने और कहानी लिखी, सिर्फ एक आवाज, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मिडिल क्लास के लोग, उच्च मध्य वर्ग के लोग मजलिस करते हैं, महफिल लगाते हैं और इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, तो इन सरोकारों को लेकर उनकी चिंता सिर्फ बौद्धिक जुगाली तक सीमित रहती है। वे जरूरी नहीं समझते कि उसको अपने जीवन में भी उतारें। मैं इसे समझाने के लिए संक्षेप में उस कहानी की चर्चा करना चाहता हूँ। कुंभ का मेला लगा है। आर्य समाज के एक आचार्य गेरुआ वस्त्र पहनकर भाषण दे रहे हैं छुआछूत के सवाल पर। तालियां बज रही हैं। ज्यादातर सुनने वाले लोग मध्य वर्ग के हैं, अपनी पोशाकों के हिसाब से। टाई और सूट पहने हुए लोग बैठे हैं। जब वो पूछते हैं कि आप में से कितने लोग जो ताली बजा रहे हैं उन अछूत भाइयों को गले लगाने को तैयार होंगे, हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठाता। वहां हाथ उठाता है जी राजीव जी, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई कारण है कि रंगभूमि और कफन पर दलित आलोचना सबसे ज्यादा बात करती है और दूसरी चीजें छूट जाती हैं कई बार? कि दलित आलोचना रंगभूमि को और कफन को पर ज्यादा ध्यान देती है। अब ये सीमा दलित आलोचना की हो सकती है। इन दो कहानियों में, इस कहानी और उस उपन्यास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे दलित आलोचना को लगता है कि हम उसके साथ टकराव की मुद्रा में आ सकते हैं। हम अपनी असहमति दर्ज कराकर एक चमक हासिल कर सकते हैं। जैसे कफन कहानी की शुरुआत ही है, चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। अब इस पंक्ति के जरिए सीधे पता चलता है कि ये लिखने वाला आदमी चमारों के कुनबे की तरफ से नहीं लिख रहा है, उन सारे गांवों की तरफ से लिख रहा है जिनकी निगाह में ये कुनबा बदनाम था। और इससे असहमति दर्ज करानी भी चाहिए। इन असहमतियों को दर्ज कराने के बाद दलित आलोचना अपना विकास भी करती है और वो दिखाती है कि ऐसे युक्तियों को, इस तरह के भाषाई कलेवर के जरिए कोई रचनाकार अपनी मानसिक संरचना के साथ किस तरह एक तबके को दिखा रहा है, उस पर आखिरकार लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया, और उन लोगों का भी क्यों नहीं गया जो अब तक उस तबके के प्रति अपने को पक्षधर बता रहे थे। तो ये प्रेमचंद को समझने के लिहाज से भी दलित आलोचना का यह योगदान है कि उनकी आलोचना करके, कई दफे तीखी आलोचना करके भी उन प्रसंगों, उन बातों की तरफ ध्यान लेकर जाती है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि दलितों के जीवन और उस सवाल पर प्रेमचंद ने कफन 1936 और 24-25 के आसपास के रंगभूमि में ही नहीं लिखा। 1911-12 में जब वो बड़े घर की बेटी लिख रहे थे, दोनों तरफ से उन्होंने कहानी लिखी जिसमें बताया कि एक गैर दलित परिवार का कोई व्यक्ति जब खुद इन सरोकारों से जुड़ता है तो किस तरह की समस्याएं उसके अपने घर में भी आती हैं, और किस तरह की समस्याएं अनुकूलित दिमाग होने की वजह से, जाति व्यवस्था के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलित होने की वजह से उसको सहज और स्वाभाविक मानने वाले दलित समुदाय के लोग भी कैसे उसके साथ एक दूरी बना लेते हैं। उसी तरह एक 2 साल बाद उन्होंने और कहानी लिखी, सिर्फ एक आवाज, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मिडिल क्लास के लोग, उच्च मध्य वर्ग के लोग मजलिस करते हैं, महफिल लगाते हैं और इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, तो इन सरोकारों को लेकर उनकी चिंता सिर्फ बौद्धिक जुगाली तक सीमित रहती है।
वे जरूरी नहीं समझते कि उसको अपने जीवन में भी उतारें। मैं इसे समझाने के लिए संक्षेप में उस कहानी की चर्चा करना चाहता हूँ। कुंभ का मेला लगा है। आर्य समाज के एक आचार्य गेरुआ वस्त्र पहनकर भाषण दे रहे हैं छुआछूत के सवाल पर। तालियां बज रही हैं। ज्यादातर सुनने वाले लोग मध्य वर्ग के हैं, अपनी पोशाकों के हिसाब से। टाई और सूट पहने हुए लोग बैठे हैं। जब वो पूछते हैं कि आप में से कितने लोग जो ताली बजा रहे हैं उन अछूत भाइयों को गले लगाने को तैयार होंगे, हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठाता। वहां हाथ उठाता है एक बिल्कुल कम पढ़ा लिखा आदमी जो सेना से रिटायर्ड है और जिसकी मिर्जई फटी हुई है और उस पर दोबारा सिलाई कराकर वो पहन कर आया है। वो खड़ा होकर कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। उनको ये लगता है कि ये सब सभा सम्मेलन बातचीत करने के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि हम उस सवाल के लिए खड़े भी हो जाएं। वहां सिर्फ छुआछूत की बात थी, रोटी बेटी वाली बात ही नहीं थी। तो इस तरह प्रेमचंद आगे जाते गए। सदगति, ठाकुर का कुआं या सबसे महत्वपूर्ण दूध का दाम कहानी, जिसमें उन्होंने नई पीढ़ी के दलित किरदार को पहचाना। जिस नई पीढ़ी का दलित किरदार अगले कुछ दशकों में जन्म लेना था, जिसको उसको उन्होंने देखा कि वो अपने मालिक के बेटे से सवाल करता है कि हम हमेशा घोड़ा बने रहेंगे या कभी सवारी भी करेंगे, कि तुम बहुत चक्खड़ हो, तुम हमेशा घोड़ा बना लेते हो और घोड़ा बनाकर जब मेरे ऊपर सवार करते हो, बैठ जाते हो, तब तुमको छुआछूत की बात नहीं रहती। और जब मैं कहता हूं मैं सवारी करूंगा तो तुम कहते हो कि तुम छोटी जात के हो कि नहीं, तुम छू दोगे या नहीं। तो ये सवाल पूछने वाला किरदार 1930 के आसपास प्रेमचंद के यहाँ पैदा हो गया था दूध का दाम में। आलोचना ने, जो गैर दलित आलोचना भी रही है, हिंदी की प्रगतिशील आलोचना, उसने उसमें ये तो देखा कि उस बच्चे में गैरत नहीं है, पर यह नहीं देखा कि इस बच्चे के भीतर ये सवाल आ गया है, यह समझदारी विकसित हो गई है और ये प्रेमचंद का किरदार है। मुझे नहीं पता कि उस तरह के गांव के समाज में ऐसे सवाल तब तक कितने वास्तविक दलित किरदारों के मन में आए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टकराव, जिसकी वजह से एक समय में 125वीं जयंती के अवसर पर रंगभूमि जिन लोगों ने जलाया, पर रंगभूमि के संदर्भ में डॉक्टर धर्मवीर ने सूरदास की पूरी संरचना को लेकर जो सवाल उठाया, उसके बावजूद यह कहना होगा, और ये अच्छा है कि बहुत सारे प्रबुद्ध दलित साहित्यकारों ने उसका विरोध भी किया, कि उस किताब को जलाया नहीं जाना चाहिए था। किताबों को जलाकर विरोध करने की फासिस्ट प्रवृत्ति चाहे उधर हो या इधर हो, वो बराबर ही है। रामचंद्र जी ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया था ठाकुर श्रीनाथ सिंह के हवाले से, घृणा का प्रचारक प्रेमचंद कहकर, उसको भी हमें जेहन में रखना होगा कि अपने समय में प्रेमचंद घृणा के प्रचारक किन लोगों के द्वारा कहे जा रहे थे। और अब इतने दशक बीतने के बाद वो रिवर्स हो गया है कि अब कहा जा रहा है कि इधर की तरफ वो घृणा की तरफ से भरे हुए थे और इस तरह वर्णन कर रहे थे। मैं कफन कहानी के कुछ प्रसंगों, जिसकी बात राम जी भाई कर रहे थे कि अमूमन गांव में, और ये सही है, कि जब कोई स्त्री प्रसूता होती है तो बहुत सारी स्त्रियां आ जाती हैं और कोई भून कर नहीं खाता आलू। बावजूद इसके वो भून कर खाने की वजहें जो बताना चाहते थे प्रेमचंद, क्या हम अपनी कुछ इच्छा नहीं आरोपित कर रहे उन पर? मुझे लगता है कि आप जब बड़े अकाल पड़ते हो, या कुछ दशक पहले दिल्ली में नेहरू प्लेस की घटना थी कि दो बहनें एक घर में 1 महीना भूखी रहने के बाद जब निकाली गईं, तो एक बहन के लाश के सामने दूसरी बहन ने ब्रेड और बटर खाना, बिस्किट खाना शुरू कर दिया, जबकि एक बहन की लाश से सड़ी हुई गंध आ रही थी, सड़ा गंध आ रहा था।
तो जिसमें उसके श्रम की कीमत नहीं मिल रही है, जिसको वो पहचान रहा है घिसू और माधव, वो अनायास और नासमझी में कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहा है, वो जान रहा है कि हमको भरपेट पूरी 20 साल पहले मिली है, जिसको याद करना पड़ता है, जिसको ये चिंता है, और कह रहा है कि अब तो सब लूट के अंदर समेट रहे हैं, पहले तो खिला भी देते थे। जिसको रामजी भाई कह रहे हैं कि लाश पड़ी हो और उधर शराब पिए और उसका कलेजी खाए, गोश्त खाए। मुझे लगता है कि उस कहानी की ताकत वही है कि वो कलेजी और गोश्त खाकर एक साथ 3 लोगों का, जिस ईश्वर के नाम पर बनाया गया यह पूरा ढांचा है, पूरी व्यवस्था है, जिसमें जीवित रहते हुए दवाई का पैसा नहीं दिया जा सकता, कपड़ा नहीं दिया जा सकता, पर मरने के बाद नया कफन देना है, जिसके लिए पूरी मनुवादी व्यवस्था, या आप उसको कहें तो पुरोहिती व्यवस्था लगी हुई है, और जिसको बचाने के लिए गांव का जमींदार तत्पर है और बनिया तत्पर है, साहूकार तत्पर है। वो इलाज के लिए पैसे नहीं देते, पर गांव में ये सिस्टम बना रहे कि कफन सबको दे दिया जाए, इसके लिए वो पैसा देते हैं। याद कीजिए घिसू और माधव की वो बात, जब वो पूछता है माधव कि अब क्या होगा, कफन कैसे दिया जाएगा, तो घिसू कहता है कि अब फिर वही लोग पैसा देंगे। हाँ, ये ठीक है कि हमारे हाथ में नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस क्षण घिसू और माधव ने भले ही बिल्कुल अमानवीय किरदार बनते हुए भी शराब का ग्लास अपने होठों में लगाया होगा, वो मार्मिक चुनौती देकर ध्वस्त कर दिया उस पूरी व्यवस्था का, जो ईश्वर के नाम पर बनाया गया है, और जिसका पालन करने के लिए साहूकार और जमींदार और पुरोहित तीनों का गठजोड़ है, जो घिसू और माधव की बाकी किसी रूप में चिंता नहीं करते, पर ये चिंता उनको है कि ये व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। तो इस व्यवस्था को मार्मिक ढंग से चुनौती देने का काम, बगैर लड़े, बगैर लाठी उठाए, बगैर कुछ कहे, बगैर खारिज करने वाली बात कहे, घिसू और माधव ने खारिज कर दिया उस पूरी व्यवस्था को। और ये उस कहानी की ताकत है, जिसे उस कहानी के दूसरे प्रसंगों को देखने के कारण दलित आलोचना हो या दूसरा कोई हो, नहीं समझ पा रही है। शुक्रिया जी। शुक्रिया राजीव जी।